नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे विनय शर्मा द्वारा लिखित 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के अंतिम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमने देखा पर्यटन इंसान के जीवन का एक मूलभूत अंग है। जीवन में बढ़ते तनाव, समस्याएं, नियमित सी दिनचर्या, इन सब से थोड़ा आराम पाने के लिए हम लोग कहीं घूमने पर्यटन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जाके हम थोड़ा तरोताज़ा हो जाते हैं और आगे जीवन की उमंग लेके हम वापस आते हैं। मानो एक कुछ दिन हमारे जीवन में जान भर देते हैं। लेखक भी ऐसे ही एक सुहावने सफ़र पर निकल पड़े हैं। गोवा एक छोटा सा राज्य है जहाँ के समुद्र तट बहुत ही नयनरम्य है। लेखक अपने परिवार के साथ 4-5 दिन छुट्टियाँ मनाने यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक रिसोर्ट में रहकर वह हर दिन गोवा के अलग अलग भागों में जाने का प्रयोजन करते हैं। यहाँ के बीच लेखक को बड़ा मोहित कर देते हैं। हर बीच की अपनी एक विशेषता लेखक हमें अपनी नज़र से बताते हैं। उनके इस वर्णन से हमें भी वहाँ पर होने का एहसास महसूस होता है। तो आइए देखते हैं हम आगे का भाग। हमने पहले देखा जो इस पाठ में हमने जो देखा है उसका संक्षेप में हमने आशय देखा। अब हम देखते हैं अंतिम भाग का अध्ययन करते हैं। पहले मैं इस परिच्छेद का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगहुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा है जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। मैंने इस परिच्छेद का प्रकट वाचन किया है, तो आइए देखते हैं हम इसका आशय। दिन भर पणजी शहर में घूमकर लेखक शाम को कलिंगहुड बीच पर आ गए। लेखक कहते हैं ये रेतीला तथा गोवा का बड़ा लंबा बीच है, 3 से 4 किमी फैला हुआ, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देश के विविध भागों से सैलानी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और तभी गोवा के स्थानीय लोगों के लिए व्यवसाय का केंद्र बना है। पर्यटक व्यवसाय यहाँ के लोगों की उपजीविका का साधन बन चुका है। यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। उनमें से कुछ बड़े ही हैरत अंगेज का मतलब विस्मयकारक, आश्चर्यजनक होते हैं। इन साहसी गेम्स को देखने में बड़ा मज़ा आता है और डर भी लगता है, लेकिन हम इनमें इस हिस्सा लिए बिना नहीं रह सकते। लेखक और उनकी पत्नी ने कई खेलों में हिस्सा लिया। पानी पे अलग अलग किस्म की बोट से तैरना, लहरों पे सवार
होकर चक्कर लगाना, पैराग्लाइडिंग ऐसे खेलों ने लेखक को रोमांचित कर दिया। लेखक कहते हैं, काफी ऊंचाई पे जाकर हवा में लटकते हुए अथाह पानी को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही वह डरावना भयानक है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों के साथ हवा में लटकना यह मजा देने वाला है, उतना ही डरावना भी होता है। यह खेल हमें नए अनोखे अद्भुत आनंद की अनुभूति देता है। यह जो खेल है वह नए अनोखे अद्भुत आनंद की हमें अनुभूति देता है। हमने जो परिच्छेद पढ़ा था उसका आशय देखा, अब आगे का परिच्छेद देखिए। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि एक छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। लेखक, देखिए इसका आशय। लेखक वहाँ पर अपने परिवार के साथ 4-6 दिन रुके थे और उनका एक ही नित्यक्रम था, दिनचर्या एक ही थी। सुबह जल्दी उठना, पेट भर नाश्ता करना और दिन भर घूमना। गोवा के अलग अलग भागों में वह घूमने के लिए जाते थे और फिर थक कर शाम को रिसोर्ट में लौटना और आकर थकान मिटाने के लिए वहाँ के स्विमिंग पूल में तैरना। ऐसे उनका दिनक्रम बहुत ही आनंददायी था। वे अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद उठा रहे थे। लेखक ने वहाँ पर हर किस्म के खेलों का आनंद लिया। बोट से समुद्र के अंदर जाकर तैरते हुए डॉल्फिन मछलियों को देखना, इसमें अलग ही मज़ा है। डॉल्फिन मछलियाँ पानी से ऊपर छलांग लगाकर फिर पानी में कूद जाती है और वह झुंड में चलती है। यह देखना एक अलग ही आनंद देने वाला दृश्य था। और आगे देखिए, आगे का परिच्छेद। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इस ट्रिप के दौरान लेखक को वहाँ पर एक अनोखा दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका आशय देखिए। इस ट्रिप के दौरान लेखक को वहाँ पर नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने शहर तथा यहाँ की रीतियों की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं कि यहाँ कहीं भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहन की साफ सफाई करके उसे पूजते हैं। शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद लोग एक विशेष पेड़ के तोड़े हुए पत्ते एक दूसरे को बांटकर बधाई देते हैं और दशहरा मनाते हैं। इस तरह उन्हें एक नई संस्कृति तथा परंपरा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए आगे का भाग। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया,
पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। देखिए, लेखक कहते हैं इतने कम समय गोवा को पूरा देख पाना, वहाँ की संस्कृति को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो देखा और जो समझा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और फैशन का प्रभाव होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति यहाँ पर निश्चित रूप से पैर जमाए है। आज हमने जो परिच्छेदों का अध्ययन किया है उसका आशय देखा है सविस्तर, तथा हम आगे देखेंगे कि इसमें आए हुए पूरे पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है, पिछले भाग में भी हमने कठिन शब्दों का अध्ययन किया है। फिर एक बार देखिए कठिन शब्द: तरंग, लहरी, आबोहवा, जलवायु, पर्यटक, यात्री, कस्बा, गांव से बड़ी बस्ती, नगर, रिसोर्ट, सैरगाह, आश्रय लेना, होटल, खानापूर्ति, औपचारिकता पूरी करना, उजाला होना, हरितिमा, हरियाली, विरासत, पुस्तानी, आशावाद, उम्मीद, आस, सह, गंभीर, भयावह, भयानक, डरावनी, सुस्वादु, स्वादिष्ट, सुरुचि, बीच, समुद्र तट, हैरत अंगेज, हैरानी, आश्चर्य या विस्मयकारक, पुल, पुष्कर, पोखरा, तालाब भी इसे कहा जाता है। इस पूरे पाठ में आए हुए जो मुहावरे हैं वह देखिए फिर एक बार। मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देखिए। एक, मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना। वाक्य: समुद्र के लहरों को देखकर मेरा मन तरंगायित हो उठा। निजात पाना, मुक्ति पाना। वाक्य: दीनदयाल ने साहूकार को ऋण चुकाकर कर्ज का निजात पाया। तीसरा देखिए, दो चार होना, जूझना। वाक्य: किसान पानी के अभाव में दो चार हो गया। 4, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च। वाक्य: बढ़ती महंगाई के कारण हमारी जेब ढीली हो गई। यह इस पाठ में आए हुए जो मुहावरे हैं उसका अध्ययन किया। पूरे पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है उसका भी आज हमने अध्ययन किया। आज हमने जो परिच्छेद पढ़े थे उनका आशय भी हमने सविस्तर देखा है। इस तरह हमने आज जो परिच्छेद पढ़े हैं उनका आशय देखा है सविस्तर। उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है, वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपका जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।